तो तुम्हारा स्वागत है टोक्यो गूल के सेकंड पार्ट में। और तुम लोगों ने तो यार धूम मचा दी। हर तरफ मैं देख रहा हूँ तो कमेंट्स में सिर्फ यही पूछा जा रहा है टोक्यो गूल का पार्ट 2 कब आएगा। यहाँ तक कि मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंच गए हो तुम। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब हम एक फिक्स टाइम कर लेते हैं। इसलिए अब हर सैटरडे टोक्यो गूल का एक पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो जिसका तुम्हें इंतजार था वह इस पार्ट में होने वाला है, कानेकीज टॉर्चर। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि मांगा कितनी ज्यादा बेटर थी और एनिमे में कितनी सारी चीजें काटी गई हैं और कितना ज्यादा रश करा गया था। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है तुमसे रहा नहीं जा रहा है यारे बट उससे पहले रिकैप। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है कानेकी केन, जो कि एक इंसान था, उसके साथ एक घटना हो जाती है जिसके बाद वो एक गूल बन जाता है। और जब वो गूल बनता है तो उसे और हमें गूल्स की दुनिया का एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और उसके बाद भी कई सारी चीजें होती हैं जो तुम पार्ट 1 में जाकर देख लेना अगर नहीं देखी हो। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। टोक्यो गूल पार्ट 2। तो गाने की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से और हमें दिखाया जाता है रिजे कामिशिरो का पास्ट। कि रिजे पहले 11th वार्ड में रहती थी और उधर वो जिसे भी चाहे उस इंसान को पकड़कर खा जाती थी। कभी कभी तो वो पैक करके भी ले आती थी बॉडी को बैग में और आराम से कमरे में एसी चलाकर खाती थी। अब क्या था कि 11th वार्ड में ना और भी गूल्स थे और उनका लीडर था हागी। अब उन सब की वहाँ मीटिंग होती है और वो सब रिजे से खुश नहीं थे क्योंकि वो ज्यादा इंसानों को खा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें खाने की कमी हो रही थी। और अगर ज्यादा इंसानों की मौत भी हुई तो काउंटर कूल इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल जाएगा और फिर वो उन्हें मारने के लिए आ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे थे इसके रिगार्डिंग और रिजे वो सारे रूल्स तोड़ रही थी। लेकिन उनकी टीम में एक बंदा था बेंजो, जो कि रिजे की साइड ही लेता था क्योंकि उसे उस पर क्रश जो था। अब इसके बाद भी रिजे रुकती नहीं है, उसे जिसका भी मन करता था उस इंसान को मारकर खा जाती थी। फिर हम देखते हैं कि रिजे सोचती है कि वो इसे 11th वार्ड से निकलकर 20th वार्ड जाए। उसने ये भी सुना था कि 20th वार्ड में एक गूल भी रहता है जो कि एक कॉफी शॉप चलाता है और वो वहां से अपना बैग वगैरह पैक करके निकलती है। तो पीछे से वहां हागी और उसके साथ ही आ जाते हैं। वो कहता है तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन जितने तुमने इधर कत्ल किए ना उसकी वजह से गूल इन्वेस्टिगेशन टीम को शक हो गया और उनके अटैक में हमारा एक साथी भी मारा गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड देन फिर वो तीनों उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रिजे ने इतने इंसानों को खाया था कि वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी इस वक्त, इसलिए वो अपने कागुने से उन्हें चीर देती है। तभी वहां बेंजो आता है। रिजे कहती है बेंजो मैं तुम्हारे हाथों 11th वार्ड को छोड़कर जा रही हूँ, अब से तुम इधर के लीडर हो। अब रिजे 20th वार्ड में जाती है और वो योशिमुरा से मिलती है। उसकी कॉफी शॉप में ही वो उसे सारे रूल्स वगैरह समझाता है वहाँ के। एंड वो मनी मन सोच रही थी कि रूल्स तो मैं घंटा फॉलो नहीं करने वाली हूँ। और जब वो वहां से निकलती है तो उसकी नजर काने की भी पड़ती है एंड वो समझ गई थी कि ये लड़का उसे पसंद करता है। यानी कि तुम समझे कि रिजे ने वो सारा प्लान बनाया था कानेकी के साथ आने का, सिर्फ उसे खाने के लिए। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो हमें कानेकी दिखाया जाता है जो कि इतोरी से बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि उसे खास कुछ पता नहीं चला सुकियामा के बारे में। तुम्हें याद होगा पिछले पार्ट में इतोरी ने बोला था कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देगा उसे सुकियामा के बारे में तो वो भी उसे रिजे के लिए इन्फॉर्मेशन देगी। इतोरी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। रिजे कामिशिरो नाम का कोई गूल है ही नहीं। क्या है कि गूल्स जब इधर से उधर आते हैं तो वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स से बचने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। अब कानेकी वहां से वापस आ रहा था रात में और वो एक बंदे से टकराता है जो कि उसका पर्स मार लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गूल्स उस बंदे पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन एक इंसान होने के बाद भी वो उन्हें चीर देता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है निशियो जो कि उनकी कॉफी शॉप में काम करने लगा था और वो भी अब काफी सुधर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है सीसीजी यानी कि काउंटर कमीशन ऑफ गूल, शॉर्ट फॉर्म में सीसीजी। अब वहाँ एमोन दूसरे इन्वेस्टिगेटर से मिलने आता है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर युकिनोरो शिनोहारा से, और उसके साथ एक असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर भी था कोसुके होजी। अब वो वहाँ आए थे ताकि वो एमोन को एक पार्टनर दे सके क्योंकि मादा तो मर गया है। तो वहाँ एक रैंक 2 इन्वेस्टिगेटर भी आता है जिसका नाम है सेको ताकिजावा। अब मैं तुम्हें इनके इन्वेस्टिगेटर्स के रैंक्स बता देता हूँ ताकि तुम्हें सही सारी चीजें समझ में आ जाए। तो पहले तो आते हैं जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स जिनकी होती है 3 लेवल्स, रैंक 3, रैंक 2, रैंक 1। अब इससे जो भी ऊपर होते हैं वो होते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर। पहले आते हैं फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेटर्स, उससे ऊपर आते हैं एसोसिएट स्पेशल क्लास एंड देन आते हैं स्पेशल क्लास। अब शिनोहारा बताता है कि अभी 11th वार्ड की हालत काफी खराब है
और कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स गूल्स के हाथों मारे गए। 9th 10th 12th वार्ड की भी हालत थोड़ी खराब है, इसलिए उधर की सिचुएशन संभालने के लिए मैंने उधर और इन्वेस्टिगेटर्स भेज दिए। और हाँ, 20th वार्ड में भी काफी अलग तरह के गूल्स आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट और वो रैबिट गूल, इसलिए मैंने उधर भी इन्वेस्टिगेटर्स भेज दिए। मैं नहीं चाहता कि उनका हाल भी 11th वार्ड जैसा ही हो जाए। तभी शिनोहारा का फोन आता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनोहारा अपने एक बंदे को पिक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, और वो वही बंदा था जिसने उन गूल्स को चीरा था और कानेगी का पर्स मारा था, और उसका नाम था सुजुया ज्यूजो, रैंक 3 इन्वेस्टिगेटर। वो पुलिस वाले से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सीसीजी का एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, देखा तुम गलत साबित हुए, अब माफी मांगो मेरे से। वो पुलिस वाला कहता है, गलती मेरी नहीं है, तुम्हारे लुक्स और अपीयरेंस ही ऐसे थे तो मुझे लगा तुम ऐसे ही छिछोरे हो कोई। अब उसके बाद ज्यूजो उसके पास जाता है और अपने मुंह से उसका कान काट कर फाड़ निकाल देता है। अमोन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये साला बंदा तो पूरा ही साइको है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेंजो, जो कि रिजे को ढूंढते हुए 20th वार्ड के कॉफी शॉप में आ जाता है। अब वो कानेगी और तोका से पूछता है रिजे के बारे में, और तभी वो नोटिस करता है कि कानेगी बिल्कुल रिजे की तरह स्मेल कर रहा है। अब उसे लग रहा था कि कहीं ये कानेगी रिजे का बॉयफ्रेंड तो नहीं, और वो जलन के मारे उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कानेगी के जो इंस्टिंक्ट थे वो उधर एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। उसके जो बंदे थे वो कहते हैं, माफ करना हमारे बॉस के बर्ताव के लिए, ये ऐसे से ही हैं कमजोर से, और एटीट्यूड ऐसे दिखाते पता नहीं जैसे कितने ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योशिमुरा और योमो कहीं बाहर थे और वो बात कर रहे थे कि एक नया खतरनाक गूल ग्रुप आया है और उस ग्रुप का नाम है आओगिरी। वो काफी खतरनाक ग्रुप है और उन्होंने कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स को भी मारा है, और ऐसा सुनने में भी आया है कि उनका लीडर है वन आइड किंग। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेंजो होश में आता है और फिर कानेगी आता है उससे बात करने के लिए, और फिर वो उसे बताता है कि मैं रिजे को जानता हूँ लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर बेंजो उससे माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए। फिर वो एकदम सीरियस होकर कहता है, अगर तुम दोबारा रिजे से मिले तो उससे कहना कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाए। क्या है कि जब मैं 11th वार्ड को चला रहा था उसी के कुछ दिनों बाद एक आओगिरी करके एक ग्रुप आ गया और हम पर अटैक करके उन्होंने हमारे सारे साथियों को पकड़ लिया, और मैं इतना कमजोर था कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। और जब उन्हें बेंज ईटर रिजे के बारे में पता चला कि वो कितनी ताकतवर है तो वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे थे, और इसीलिए उनके कहने पर मैं यहाँ आया था रिजे को लेने के लिए। वैसे तुम सब लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो रिजे को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। और तभी वहाँ की खिड़की टूटती है और एक बंदा एंटर करते हुए बेंजो में लात मारता है और कहता है, तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चल रही बेंजो। और फिर तभी वहाँ तोका आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है सामने वो तोका का छोटा भाई है और उसका नाम है आयातो किरिशिमा। कानेगी भी हैरान था कि ये दोनों भाई बहन है। कहीं वहां से दो बंदों की और एंट्री होती है, एक था यामोरी और दूसरा था उसका पार्टनर निको। बेंजो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यामोरी कहता है, ऑर्डर थे रिजे को पकड़ कर लाओ या फिर जो भी उसकी तरह स्मेल कर रहा हो। अब तो कानेगी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आ जाती है। तभी यामोरी अपना हाथ मारकर उसे साइड कर देता है और कानेगी का गला पकड़कर उसे दीवार में चिपका देता है। तभी कानेगी अपनी वन आई एक्टिवेट करता है और वो सब के सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो वन आइड गूल है, और तभी कानेगी को पता भी नहीं चलता और यामोरी उसे पीछे से चीर देता है। तो का यामोरी पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन तभी आयो तो बीच में आकर उसे पेल देता है। तो का फिर अपनी कागुने भी निकालती है। आयो तो कहता है, नाइस, पर तुम्हारे विंग्स मेरी तरह उड़ नहीं सकते। और फिर वो अपनी कागुने एक्टिवेट करता है जो कि काफी खतरनाक थी और एक ही हमले में वो तोका को खत्म कर देता है, और उसके बाद वो कानेगी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां योशिमुरा और योमो आते हैं एंड योशिमुरा कहता है तो वो उसे ले गए। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीसीजी के लोग प्लान बना रहे थे 11th वार्ड में अटैक करके उस आओगिरी ग्रुप को खत्म करने का। उसके बाद वहाँ शिनोहारा और ज्यूजो आते हैं और फिर शिनोहारा उसे कुछ गूल्स की बातें समझाता है कि जो गूल्स होते हैं और उनके जो कागुने होते हैं वो एक तरह से मसल्स ही होते हैं। उसे एज अ लिक्विड मसल समझ लो जो अपना शेप भी बदल सकते हैं और दांत से भी ज्यादा हार्ड भी हो सकते हैं। क्या है कि जो गूल्स इंसानों को खाते हैं वो आरसी सेल में कन्वर्ट होकर उनकी बॉडी के अंदर एक जगह होती है काकुओ, उधर जाके वो स्टोर हो जाता है और वहीं से उनकी कागुने भी निकलती है। अब हम जब भी किसी गूल को मारते हैं तो हम उसके अंदर से जो काकुओ उसका पार्ट होता है उसे निकाल लेते हैं और उसी पार्ट को हम अपने क्विंकीज में लगाते हैं
जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और वो कागुने को एक्टिवेट कर देती है। अब हर गूल अलग अलग टाइप का होता है बेस्ड ऑन जहां से उसकी कागुने निकलती है। पहले होते हैं युकाकू, जिनके पीछे कंधे से उनकी कागुने निकलती है, जैसे तोका, आयातो। दूसरे होते हैं कोकाकू और उनकी कागुने हल्का सा नीचे को निकलती है, जैसे सुकियामा। अब तीसरे होते हैं रिंकाकू, जिनकी कागुने बिल्कुल पीठ के बीच में से निकलती है, जैसे कि कानेकी। और हाँ, चौथे होते हैं पिकाकू, जिनकी कागुने बिल्कुल टेल की पोजीशन पर निकलती है, जैसे कि निशिवा। अब क्या होता है कि जो युकाकू होते हैं उनकी कागुने काफी लाइट वेट होती है एंड दैट्स व्हाई वो काफी फास्ट होते हैं, लेकिन जो उनकी आरसी सेल होती है वो काफी ज्यादा जल्दी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई वो ज्यादा देर तक अपनी कागुने को यूज नहीं कर सकते। दूसरे एक कोकाकू, उनकी आरसी सेल्स काफी ज्यादा डेंस होती है, इसलिए उनकी कागुने भी काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इतना हार्ड होने की वजह से उनकी जो कागुने होती है वो काफी भारी होती है और इसीलिए उनकी स्पीड दूसरे गूल्स के मुकाबले काफी कम होती है। तीसरे अपने रिंगाकू, उनकी कागुने अटैकिंग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है और हाँ, उनके पास रीजनरेशन एबिलिटीज भी होती है, बट यही उनकी कमजोरी भी है। उनकी जो कागुने वाला पार्ट होता है वही उनकी कमजोरी भी है, क्या है कि वो अटैकिंग में तो काफी तगड़े हैं, लेकिन जो डिफेंस है वो उनका काफी कमजोर है, वो ज्यादा भारी अटैक्स झेल नहीं पाते। चौथा अपना पिकाकू, ये कागुने काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, अटैकिंग और डिफेंस दोनों क्वालिटीज हैं इसके अंदर, और इसकी कागुने भी ज्यादा भारी नहीं है तो इसकी स्पीड वगैरह भी काफी सही है। बट यही इनकी कमजोरी है कि इनकी सारी एबिलिटीज एवरेज है। ऐसे समझो कि यस, इन पर कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसके साथ इन पर कोई एडवांटेज भी नहीं है, बिकॉज दे आर वेल बैलेंस्ड। इसलिए दूसरा कोई गूल अपनी एडवांटेज का यूज करके इन्हें पेल सकता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि हर एक टाइप के गूल्स की अपनी डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। अब जियोजो पूछती है कि इन्हें इतने अलग अलग टाइप की तरह क्यों बनाया गया है। शिनोहारा कहता है इन्हें इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि ये एक दूसरे को भी हंट कर सके। हमें दिखाया जाता है कानेकी, जो कि बेहोश था, और तभी उसमें लात मारकर आया तो उसे उठाता है और उसे फिर वो अपने साथ अंदर ले जाता है। वो वहां देखता है तो वहां कई सारे आओगिरी के मेंबर्स बैठे हुए थे और फिर वो उसे उसके लीडर के पास ले जाता है, जिसका नाम था तातारा, और उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी था, नोरो। अपने कानेकी उसके पास जाता है और तभी वो अपना हाथ उसके आर पार कर देता है, जिससे कि उसकी एक गूलांक एक्टिवेट हो जाती है। वो कहता है ओह, तो तुम्हारी लेफ्ट आई है, तो इसका मतलब है कि रिजे सच में मर गई है। फिर वो कहता है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है इसके साथ तुम कर सकते हो। और फिर वो उसे बताता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी एक किडनी बदलने से तुम एक गूल बन गए। डॉक्टर कानो जिसने तुम्हारा इलाज किया वो भी हमारा ही बंदा है, वो हमारे लिए ही दूसरे ह्यूमंस को गूल्स बनाता है। तुम्हें क्या लगा उसने तुम्हारा इलाज किया और उसे तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं दिखे? कम ऑन यार, इतना बेवकूफ कौन हो सकता है। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कानेकी को एक बिल्डिंग में बंद कर देते हैं और तभी वहां बेंजो आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ और भी कुछ गूल्स थे जिन्हें आओगिरी ने कैद कर रखा था। अब बेंजो उसे बताता है कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं और वो भी उनके साथ आ सकता है। फिर वो बताता है कि जो तातारा है वो तो कभी कभी यहाँ आता है, इसलिए उसने नोरो को अभी 11th वार्ड का लीडर बना रखा है। बट बात करें मेनली तो यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए 4 गूल्स हैं, यामोरी, आयातो और बिन ब्रदर्स। अब क्या है कि नोरो और आयातो हर 6 दिन में एक बार यहाँ से बाहर जाते हैं काम के लिए, और जो यामोरी है वो हर 4 दिन में एक बार यहाँ से बाहर जाता है, लेकिन जो बिन ब्रदर्स हैं वो हमेशा यही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो अगर हम इस प्लान को कैलकुलेट करें तो हर 12 दिन के बाद यामोरी, आयातो और नोरो यहाँ नहीं होंगे, और बिन ब्रदर्स को तो हम चकमा देकर जैसे तैसे यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं और उनके खिलाफ हमारे ज्यादा चांसेस भी होंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीसीजी तैयारी कर रहे थे आओगिरी पर अटैक करने का, इसलिए फिर वहां पर एक और स्पेशल इन्वेस्टिगेटर आता है, इत्सुकी मारुते, जो कि इस पूरे ऑपरेशन का हेड होगा और वही सब कुछ प्लान करके ऑर्डर देगा। और ये बंदा भी भाई एकदम अलग ही है सन की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आओगिरी के लोग और कानेकी और सारे प्रिजनर से काम करा रहे थे। वो जो भी इंसानों को मार लाते थे उनके मीट को वो काटते थे, और कानेकी की तो फट रही थी उन इंसानों की बॉडी को काटने में, बट वो जैसे तैसे अपनी आंखों को बंद करके वो कर रहा था। तभी उन प्रिजनर्स में से एक बच्चा थोड़ा सा मीट वहां से चुराने की कोशिश करता, तभी एक बंदा उसे ऐसा करते हुए देख लेता और उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी बेंजो बीच में आ जाता है और कहता है इस बच्चे को माफ कर दो, इसे ऐसा मैंने करने के लिए कहा था। एंड देन फिर उसके बाद वो बेंजो में सही से मार लगाते हैं। यहाँ में दिख गया था कि भाई कुछ भी बोलो बेंजो
साफ दिल का बंदा है। हमें दिखाया जाता है यामोरी जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था अपने साथी निको के साथ, और फिर वो उससे कहता है व्हाट डू यू थिंक इज वन नाइट गूल हार्ड टू ब्रेक। हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद 12 तारीख को सारे के सारे प्रिजनर्स चुपचाप वहां से भागते हैं, लेकिन बिन ब्रदर्स को ये पता चल जाता है और वो उन पर हमला करने के लिए आते हैं। अब वो सारे प्रिजनर्स भाग रहे थे, लेकिन तभी उनमें से जो उस बच्चे की माँ थी वो गिर जाती है, और अब जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, बेंजो बीच में आकर उसे बचा लेता है और दूसरों को कहता है वहां से निकलने के लिए, लेकिन कानिकी और जो उसके बंदे थे वो उसे छोड़कर नहीं जाते। और अब जैसे ही वो बेंजो को खत्म करने वाला होता है, तभी कानिकी बीच में आकर उसे अपने कागुने से बचा लेता है, लेकिन तभी उसका भाई पीछे से आ जाता है और अब वो मुश्किल में थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड से यामोरी आता है और वो बाकी के प्रिजनर्स को अपने साथ खचेट के ला रहा था और दो के दो उसने सर भी उड़ा दिए थे। अब वो सब हैरान थे कि ये साला यहाँ क्या कर रहा है आज। यामोरी कहता है निको के कान काफी तेज थे, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम क्या करने वाले हो। तो फिर यामोरी कहता है देखो मुझे तुम में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मरो या जियो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ कानिकी में इंटरेस्ट है। अगर कानिकी मेरे साथ आएगा तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तभी बिन ब्रदर्स कहते हैं क्या कर रहे हो यामोरी, बॉस के ऑर्डर्स ये नहीं थे इसलिए हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम अपनी चलाते रहते हो। यामोरी कहता है बिन ब्रदर्स यू वांना डाई फर्स्ट। इतने में ही बिन ब्रदर्स की फट जाती है और वो वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं जो करना है करो। फिर यामोरी कहता है तुम में से किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि कानिकी को भी नहीं पता कि वो कितना कीमती है और उसका असली पोटेंशियल क्या है। मैं इस कोयले को तराश के हीरा बनाना चाहता हूँ। कानिकी कहता है अगर तुम इन सबको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। अब यामोरी कानिकी को अपने साथ ले जाता है और निको के कान में वो धीमे से कह के जाता है बाकी के प्रिजनर्स को जेल में कैद कर दो। हमें दिखाया जाता है कि कैफे में तोका और बाकी सब बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि कैसे कानिकी को वो वापस लेकर आए। तभी तोका कहती है कि कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेली जाऊंगी उसे बचाने के लिए। फिर निशिया कहता है उसने मेरी भी मदद की थी इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हिनामी भी कहती है कि भैया ने मेरी भी मदद की थी तो मैं भी जाऊंगी। योशिमुरा कहता है अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं और योमो भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देन योशिमुरा कहता है मैंने एक और बंदा बुलाया है हमारी मदद के लिए। और फिर एंट्री होती है सुकियामा की। तभी तोका कहती है तू साले जिंदा कैसे बच गए। सुकियामा कहता है उस टाइम मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे रीजनरेट होने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए था और इसीलिए मैंने फिर अपने आप को ही खा लिया और इसी तरह मैंने सरवाइव कर लिया। अब तोका और निशिया इसके आने पर अगेंस्ट थे क्योंकि उसने कानिकी और उन सबको मारने की कोशिश की थी। सुकियामा कहता है हाँ मेरे को पता है लेकिन कानिकी मेरी जान है, उसे कोई और ले गया और मैं उसे इस खतरे से बचा कर रहूंगा। तभी योमो आता और कहता है टेंशन मत लो, अगर इसने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। सुकियामा कहता है अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कानिकी और मेरा बॉन्ड एक भाई की तरह है, मैं उसे इसलिए बचाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊटा और इतोरी भी उनकी मदद के लिए वहां आ जाते हैं। फिर योशिमुरा कहता है 2 टीम्स बनेगी, एक में मैं इरीमा और हिनामी होंगे और दूसरी टीम में बाकी सब। और अब ये सब निकलते हैं कानिकी को बचाने के लिए। तो कैसा लग रहा है ये पार्ट? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। डिसीजन मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, जाकर फॉलो करो। मुझे पता है तुम नहीं जाते हो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ जाओ, एक बार तो जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग में आओगिरी थे, वहां सीजीजी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गई थी। अब उस आओगिरी वालों की बिल्डिंग में 8 टावर्स थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और स्पेशल इन्वेस्टिगेटर जो कि वहीं 11th वार्ड में काम करता है इवाओ कुरोयावा उनके साथ वहां बैटल ज्वाइन करता है। हमें दिखाया जाता है कि आओगिरी के लोगों ने सीसीजी की बिल्डिंग से ही राइफल चुरा ली थी और वहां से उन पर शूट करके उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे और यहाँ से सीसीजी वाले भी उन पर शूट करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन गूल्स पर यह फायदा था कि वो अपनी कागुने से शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। और हाँ, जो गूल्स होते हैं उन पर नॉर्मल बुलेट्स का असर नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल बुलेट भी बना रखी थी कागुने में मिक्स करके। अब मारुते सब कुछ ऑपरेट कर रहा था और अब जो जियूजो थी वो बोर हो रही थी कि यार फाइट कब चालू होगी। और तभी वो नोटिस करता कि जो जियूजो थी वो किसी की बाइक चला रही थी। वो कहता है साला ये तो मेरी बुलेट जैसी लग रही है। एंड देन फिर वो अपनी चाबी देखता है जेब में से तो वो गायब थी और वो चिल्लाकर बोलता है अबे ओ वो तो मेरी बाइक है। एंड फिर वो उसकी बुलेट भगाकर ले जाता है और सीढ़ियों से सीधा ऊपर चढ़ाकर उछाल देता है, पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस। एंड फिर उसके बाद वो बुलेट से कूद कर
सीधा पहुंचता है उनकी बालकनी में फायर करते हुए और उन गूल्स को मार देता है। और इसके बाद मारुति ऑर्डर देता है और सारी की सारी टीम अंदर घुसती है बिल्डिंग में। तभी आया तो कहता है साला मुझे लग रहा था कि उन लोगों को अभी थोड़ी देर और लगेगी यहाँ पर आने में, और ये साला यामोरी पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है यामोरी जिसने एक मास्क पहन रखा था और सामने एक सफेद बालों में एक बंदा बैठा हुआ था। एंड अब हम टाइम में थोड़े दिन पीछे जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यामोरी अपने साथ कानिकी को ले जाता है अपने रूम में, जहाँ एक बंदा बैठा हुआ था जिसे उसने बुरी तरह टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि उसने उसके दोनों हाथ पूरे काट दिए थे। यामोरी कहता है ये मेरा ही आदमी था, लेकिन मैंने जो इसे काम दिया था वो इसने सही से नहीं करा था, इसलिए ये मैं इसे पनिशमेंट दे रहा हूँ। वो एक इंजेक्शन निकालता है और वो कहता है कानिकी पता ही क्या है, ये एक आरसी सप्रेसेंट है। इस दवाई को किसी भी गूल के अंदर डालोगे ना तो उस गूल की आरसी सेल सप्रेस्ड हो जाएंगी और कुछ वक्त के लिए उसकी बॉडी ह्यूमन जैसी हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो भी उसे वो दर्द होगा वो उसे बिल्कुल इंसानों की तरह होगा। और गूल्स की बॉडी पता क्या काफी टफ होती है, ये निडल उनकी बॉडी में नहीं घुस पाती, लेकिन एक सॉफ्ट जगह है जहाँ ये इंजेक्ट हो सकता है। एंड देन वो एकदम से कानिकी की आंखों के अंदर वो निडल घुसेड़ कर इंजेक्ट कर देता है। कानिकी कहता है उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे आंखों से आग निकल रही हो। फिर वो कानिकी को बांध देता है उस कुर्सी पे और फिर वो अपने हथियार लेकर आता है, प्लास, कैंची, छुरी। एंड देन फिर वो प्लास उठाता है, फिर वो उसकी पैरों को उंगलियां एक एक करके तोड़ रहा था और साथ ही साथ वो उसे रिवर्स काउंटिंग भी करा रहा था बैकवर्ड में, ताकि कानिकी अपना होश न गवा दे और इंसेन न हो जाए। और फिर बस वो ऐसे ही उसके हाथ, पैर, नाखून सब निकालने लगता है। एंड देन जब उसके इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता तो उसके गूल के एबिलिटीज के उसके सारे बॉडी पार्ट दोबारा ग्रो हो जाते। एंड देन फिर यामोरी इंजेक्शन लगाकर उसको दोबारा टॉर्चर करता और फिर वो यही चीज बार बार रिपीट करता है कई बार। बीच बीच में तो यामोरी का मन भी कर रहा था कानिकी को जान से मारने का, लेकिन बीच बीच में वो अपने आप को समझा भी रहा था कि नहीं, अगर मैंने इसे मार दिया तो मेरे मजे यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी उसका दोस्त वहां निको आता है और वो उस पर अटैक करके अपना गुस्सा शांत करता है। निको कहता है ऐसे ही यामोरी अपना टेम्पर कंट्रोल करता है। अब उसने कानिकी की उंगलियां इतनी बार उखाड़ दी थी कि एक बाल्टी में उसकी सिर्फ उंगलियां इकट्ठी हो गई थी। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन हो गए थे इस टॉर्चर को और कानिकी के बाल भी धीमे धीमे सफेद होने लगे थे। यह ऐसा बोला जाता है कि आप ज्यादा अगर स्ट्रेस में चले जाते हो ना तभी आपके बाल काले से सफेद होने लग जाते हैं। और हाँ, जो उसके नेल्स थे वो ही पूरे ब्लैक से हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने उसके नेल्स को इतनी बार निकाला था कि जो उसका खून था वो उसके नेल्स में ही जम गया। अब यामोरी कानिकी को बताता है कि उसने ये टॉर्चर करना कहाँ से सीखा। वो बताता है कि मैं 13th वार्ड में एक गूल था और तभी वहीं मुझे एक सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर ने पकड़ लिया था जो कि एकदम साइको था। उसने मुझे जान से नहीं मारा बल्कि उसने अपने मजे के लिए मुझे टॉर्चर करा, लेकिन इस टॉर्चर से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और मेरा दिमाग भी काफी ज्यादा साइकोटिक हो गया था। एंड देन फिर एक दिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने आजाद होकर उसे मार दिया। वैसे तुम्हें एक बात बतानी होगी कानिकी, लेकिन जो रिज़ेकी कागू ने तुम्हारे अंदर है ना, उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हें मरने नहीं दे रही है, वरना इतना टॉर्चर तो कोई गूल सह ही नहीं सकता। और इसीलिए तो तुम्हें टॉर्चर करने में इतना मजा आ रहा है मुझे, बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग। तो यामोरी लाता है एक चाइनीज रेड हेडेड सेंटीपीड और उसे कहता है पता ही अगर किसी के दिमाग में चला जाए तो उसे पागल कर देता है। कानिकी कहता है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन फिर वो कानिकी के कान के अंदर डाल देता है। एंड उसके बाद फिर कानिकी पागलों की तरह हंस रहा होता है। अब इस पॉइंट पे कानिकी उस मोमेंट पे पहुंच गया था कि वो चाह रहा था कि बस यामोरी उसे बस मार दे और ये जो सफरिंग है इसे खत्म कर दे बस। अब हमें दिखाया जाता है कि कानिकी के पूरे बाल सफेद हो चुके थे कि कानिकी रिजे से मिलता है और ये सब उसके दिमाग में ही चल रहा है। फिर वो उससे बात करता है और फिर वो उसके साथ अपने पास्ट को भी देखता है, जहाँ वो जब 4 साल का था तब उसके बाप की मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ ही उसे संभालती है। उसकी माँ ने उसे कभी भी उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी उसे चाहिए था उसने उसकी हर एक इच्छा पूरी करी। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन उसकी माँ की बहन यानी कि उसकी आंटी उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कुछ पैसे मांगती है। अपनी परेशानी होने के बाद भी उसकी माँ उनकी मदद करती और फिर वो दिन रात हर समय सिर्फ काम करती थी बिना कोई रेस्ट लिए। एंड बस फिर वो ये करते करते एक दिन वो इस सब से थक गई। 10 साल की उम्र में कानिकी को उसकी माँ छोड़कर चली गई। उसके बाद फिर वो अपनी आंटी के घर रहने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी आंटी उसे हमेशा ताने मारती रहती थी। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल आता है और अकेला ही रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामोरी आता है
और उससे कहता है काफी बोर हो गया ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ। वो वहाँ 2 प्रिजनर्स लाया था, वही माँ और उसका बेटा। कानी कहता है साले झूठे, तूने वादा करा था कि तू इन सबको छोड़ देगा। यामोरी कहता है चूज काने की, बताओ इनमें से मैं किसको मारूं। कानी कहता है मैं डिसाइड नहीं कर सकता। वो कहता है अगर नहीं चूज करोगे तो दोनों मारे जाएंगे। कानी कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं चूज कर सकता, अगर मैंने चूज किया तो इसका मतलब है कि मैं ही उन्हें मार रहा हूँ। इसलिए फिर यामोरी जाता है और उसकी माँ को पकड़ लेता है और कहता है बच्चे ध्यान से देखना। तभी निको वहां आता है और कहता है यामोरी तुम हद पार कर रहे हो यार, अब तुम एक बच्चे के सामने उसकी माँ को मार रहे हो। यामोरी कहता है तो तुम क्या चाहते हो, और फिर वो उस बच्चे की गर्दन पकड़ लेता है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इस बच्चे को पहले मार दूं? तो तुम देख ही सकते हो कि भाई ये एकदम पागल है ये बंदा, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और वो क्या समझ रहा है। फिर यामोरी उस बच्चे को छोड़ देता है और कहता है पूरा मूड खराब हो गया, अब मेरा मन ही नहीं है किसी को मारने का। एंड देन फिर वो एकदम से ही अपनी कागुने से उन दोनों को ही चीर देता है। अब कानिको को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसके जाने के बाद अब कानिको को लग रहा था कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार वही है। निको कहता है व्हाट अ मैस, मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की बट कोई फायदा नहीं। अब फिर से कानिकी रिजल से बात करता है और अब वो उसे कहती है कि मेरे हिसाब से अगर तुम्हारी माँ अपनी बहन की मदद ना करती और उन्हें मना कर देती तो वो शायद आज जिंदा होती और तुम उनके साथ रह रहे होते। इसका मतलब समझे तुम कि कभी कभी हमें चूज करना पड़ता है। तुम्हारी माँ 2 नाव में एक साथ सवारी कर रही थी और इसीलिए वो डूब गई। तुम्हें भी चुनना होगा कानिकी कि अब तुम क्या करना चाहते हो, किसी एक नाव को चुनो। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बेस्ट चॉइस यही होगी कि तुम मुझे चुनो और अपनी असली गूल साइड को आजाद करो। एंड देन फिर वो आता है और रिजे को काट कर खा जाता है और कहता है नाउ आई एम अ गूल। अब हमें बाहर दिखाया जाता है कि सीसीजी के बंदे और आओगिरी के गूल्स के बीच में फाइट हो रही थी और हम देखते हैं कि यहाँ अमोन उन सबको धो रहा था और दूसरी तरफ आया तो उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स को काट रहा था। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यामोरी मास्क पहन कर आता है और कानिकी से आकर कहता है सीसीजी ने अटैक करना चालू कर दिया। और फिर वो उसे बताता है कि कागुने से भी ना एक तगड़ी फॉर्म होती है काकुजा, और उसे अचीव करने के लिए गूल्स को खाना पड़ता है। मुझे पता है कि हम लोग टेस्ट में एकदम बकवास होते हैं, लेकिन ताकतवर बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है और इसीलिए अब मुझे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कानिकी प्लीज तुम अपने आप को मुझे खाने दो। लेकिन फिर एकदम से कानिकी उसका गाल काट लेता है और फिर वो कहता है सही कहा तुमने, एकदम सड़ी हुई मछली जैसा टेस्ट आ रहा है। और फिर वो चेन से यामोरी की गर्दन जकड़ लेता है और यहाँ तुम कानिकी का एक्सप्रेशन देख सकते हो, ही इज नॉट अफ्रेड एनीमोर। जो भी उसने ये सारा दर्द सहा उससे वो एक बीस्ट बन चुका है। यामोरी उसे जैसे तैसे फिर आगे को फेंक देता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि कानिकी ने उसे दोबारा से खा लिया है। कानिकी कहता है यार इट्स फेयर अगर मैं तुम्हें खाऊं। अब यामोरी आता है उस पर गुस्से में अटैक करने के लिए और उसकी लात पकड़ लेता है और कहता है अब ये टांग टूट भी जाए लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। कानिकी कहता है आई डोंट केयर अगर ये टूट भी जाए। और फिर वो अपनी लात को पूरा घुमाकर उस टांग को तोड़ता है और दूसरी लात से उसके खींच कर मुंह पर मारता है। कानिकी कहता है इतना दर्द सहने के बाद तुझे क्या लग रहा है, मुझे इस छोटे मोटे दर्द से कुछ होने वाला है। अब गुस्से से भरा यामोरी अपनी काकुजा एक्टिवेट कर लेता है और अब हमें दिखाया जाता है कि काकुजा कागुने से एक एडवांस लेवल होता है क्योंकि उसमें तुम्हारी ज्यादा बॉडी भी कवर होती है और उसकी ताकत भी ज्यादा गुना हो जाती है। और अब उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है और कानिकी भी उसके अटैक्स उड़ उड़ कर डॉज कर रहा था। तभी वो उसके एक अटैक में फंस जाता है और वो उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। एंड देन अब कानिकी अपनी कागुने निकालता है। नाउ इट्स माय टर्न। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आओगिरी के भेष में ही वहां तोका और बाकी सब आ गए थे कानिकी को बचाने के लिए और योशिमुरा के साथ इरिमा और हिनामी थे जो कि अपने पावर से ये पता लगा रहे थे कि कौन सा बंदा किस टावर में कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामोरी और कानिकी लड़ रहे होते हैं और इस वक्त कानिकी अपने फुल पोटेंशियल में था, पूरा कंट्रोल उसके कागुने का उसके हाथ में था और अब वो उड़ उड़ कर यामोरी जैसे बंदे को भी धो रहा था। फिर वो उसे नीचे पटक कर अपनी कागुने को उसकी पीठ में घुसेड़ देता है एंड देन अपने कान के अंदर से उस कैटरपिलर को निकालता है और कहता है तुमने कहा था ना कि दूसरे गूल्स को खाकर और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और फिर वो यामोरी को पकड़ता है और उसे भी टॉर्चर करता है और उसे भी फिर उल्टी गिनती काउंट करवाता है, टेल मी व्हाट्स 1000-7 एंड इसके साथ साथ वो उसे खा भी रहा था। कुछ देर बाद कानिकी उठता है और उसे ऐसी आदमारी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब कानिकी जाता है और बेंजो और बाकी के प्रिजनर्स को आजाद करवा देता है। कानिको को इस हालत में देखकर वो सब भी हैरान थे। वो बताता है कि उसने यामोरी को भी मार दिया है
तो अब कोई टेंशन नहीं है। फिर वो उन सबको लेकर वहां से निकलता है। अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि तोका वगैरह सब वहां आ रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पीछे से और भी सीजीजी के सोल्जर्स आ रहे थे। फिर योमो वगैरह पीछे रुकते हैं उन सोल्जर्स को रोकने के लिए और तोका और निशियो को ऊपर भेजते हैं कानेगी को बचाने के लिए। तभी सीढ़ियों पर एक हमला होता है और निशियो बीच में आकर तोका को बचा लेता है। हम देखते कि वहां आयोता आ गया था और फिर तोका और उसकी फाइट होती है। तो इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि यामोरी छक में पड़ा हुआ था और तभी वहां ज्यूजो आती है। वो कहती है, अरे तुम तो यामोरी हो, मैंने सुना है कि तुम काकुजा भी एक्टिवेट कर लेते हो। मेरे बॉस ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे कोई काकुजा दिखे तो वहां से दूर भाग जाना, लेकिन तुम्हारी हालत तो काफी खराब लग रही है। यामोरी कहता है, मेरे अंदर 3 अलग अलग कागुने थी, लेकिन वो काने की सिर्फ 2 ही खाकर गया है। अब वो अपनी बची हुई कागुने से जैसे तैसे ज्यूजो पर अटैक करने के लिए जाता है ताकि वो उसे खाकर सरवाइव कर ले, लेकिन वो इस वक्त इतना कमजोर था कि ज्यूजो उसे आराम से चीर देती है और फिर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है कि चलो मैं शिनोहारा को तुम्हें दिखाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनोहारा और इवाओ दोनों स्पेशल इन्वेस्टिगेटर साथ में बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे और तभी वहां एंट्री होती है वन आइड गूल आउल की। जो ये पता है कौन है? वही कॉफी शॉप वाला ओनर बुढ़ा योशिमुरा। अब इसे देखकर उन्हें याद आती है सीधे 10 साल पहले की बात, जब इनका सामना इस आउल से हुआ था। तब कई सारे इन्वेस्टिगेटर ने मिलकर इसे हराने की कोशिश की थी और सबसे खतरनाक जो इन्वेस्टिगेटर था जिसने इसे घायल किया था वो था आरीमा, जिसे द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजीजी इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। ही इज लाइक लीवाई। तभी आउल कहता है, तो आज तुम्हारे साथ वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है जिसने मेरे पिछली फाइट में हाथ काटे थे। तभी वो मारुति से बात करते हैं और मारुति कहता है, शिनोहारा तुम और इवाओ ही उसे संभाल सकते हो, बाकी सोल्जर तो सिर्फ मारे जाएंगे बेवजह। फिर वो अपने सारे सोल्जर्स से कहते हैं वहां से जाने के लिए, लेकिन अमोन नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि मैं आपके साथ ही लड़ूंगा। शिनोहारा को याद आ जाता है कि भाई ये बंदा अभी तक चेंज नहीं हुआ और फिर वो जाता है और उसमें एक घुसड़ लगाता खींच कर और उसे कहता है, इट्स अ ऑर्डर, नाउ गो। और फिर वो दोनों अपने अपने क्वीन कीज एक्टिवेट करते हैं एंड भाई उनके क्वीन की एक अलग ही लेवल पर थे। उनके क्वीन कीज भी एकदम काकूजा जैसे थे। उनकी पूरी बॉडी को वो कवर करके उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे लाइक अ आयरन मैन सूट। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान नहीं गूल ही है। तो इस तरफ हम देखते हैं तो तोका और उसके भाई की छत पर फाइट चल रही थी, लेकिन उसका भाई उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था एंड देन वो उसके पीछे आकर उसके कागुने को खाने लगता है एंड फिर वो कहता है, कोई फायदा नहीं बहना, यू आर वीक लाइक आवर डैड। एंड फिर हमें इनका पास दिखाया जाता है कि जो उसका बाप था वो काफी अच्छे नेचर का था। एक गूल होने के बाद भी अगर कोई इंसान उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करता था तो वो उसे खाता था और अपने बच्चों को भी यही सिखाता था कि वो कैसे इस ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट करके रह सकते हैं। अब तुम समझे तोका ने ये वाली चीज कहाँ से सीखी है। अब साइड में उनकी एक नेबर आंटी थी, वो भी उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती थी एंड ये तीनों काफी खुश थे और इनकी काफी अच्छी फैमिली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब इसका बाप उनके लिए खाना लेने के लिए जाता है तो इस पर मादो और शिनोहारा जो उस वक्त काम कर रहे थे उसकी इस पर नजर थी एंड फिर तुम्हें पता ही है कि उसके बाद क्या होता है। अब जो तोका और आयोते थे वो इंतजार करते हैं अपने पापा का, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उनकी नेबर आंटी आती है फिर से उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर, लेकिन वो एकदम से आकर उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है एंड वो गूल तो है, वो एकदम से उल्टी कर देता है। वो कहती है, मैंने सही सोचा था, तो तुम भी गूल्स हो। एंड तभी वहाँ 2 इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन एकदम से वहाँ तोका अपनी कागुने एक्टिवेट करती है और उसे मारकर आयातो को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जैसे तैसे वो अपने भाई का ख्याल रखती है अकेले। फिर वो योशिमुरा से मिलते हैं फिर वो वहीं रहने भी लगते हैं, लेकिन जो उसका भाई था आयातो वो ये बात नहीं भूल पा रहा था कि उसका बाप इसलिए मारा गया क्योंकि वो कमजोर था और वो इनसे इंसानों की दुनिया में रहने का सोच रहा था, इसीलिए उसे इंसानों से काफी नफरत थी। लेकिन तोका को ऐसा कुछ हेट्रेड नहीं था और फिर आयातो तोका को छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके और तोका के रास्ते काफी अलग हैं। और फिर बाद में फिर वो आओगिरी ज्वाइन कर लेता है और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि आयातो तोका पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां एकदम से कानेकी आकर तोका को बचा लेता है और आयातो से कहता है, तू सच में ही करने वाला था। फिर वहां ऊपर निशो भी आ जाता है और फिर कानेकी कहता है, तोका को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे देखता हूँ। एंड फिर कानेकी आयातो से लड़ता है, लेकिन भाई वो अभी यामोरी को धोकर आया है तो ये क्या चीज है उसके सामने। उसके हमले आराम से डॉज कर रहा था और फिर कानेकी कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया तोका के साथ, शी इज योर सिस्टर,
यू विल बी बीटन हाफ टू डेथ। और फिर वो अपनी कागुने एक्टिवेट करके उसे तबीयत से धोना चालू करता है और उसे फिर उल्टा लटका देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शिनोहारा और इवाओ आउल से लड़ रहे थे और आउल भाई बुढ़ा जरूर हो गया था, लेकिन वो आराम से उन्हें टक्कर दे रहा था। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ एक और सीनियर इन्वेस्टिगेटर खड़ा था जिसका नाम था हिराको, जो कि काफी ताकतवर था और उसने अपनी ट्रेनिंग आरिमा से ली थी। और फिर वो आता है आउल पर अटैक करने के लिए। वो उसे खरोच तो दे देता है, लेकिन वो भी उस पर हमला करके उसका हेलमेट तोड़ देता है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो दोनों आकर उस पर हमला कर देते हैं। एंड अब सबको लग रहा था कि इस अटैक से तो आउल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर हिराको कहता है शिट, वी लैक फायर पावर। इतने से आउल घायल जरूर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं। एंड इसके बाद भी वो दोनों रुकते नहीं और उस पर हमला जारी रखते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कानेकी और आयातो की फाइट, जिसमें आयातो उस पर हमला करके उसे लिटा देता है। कानेकी कहता है वैसे मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है। वो कहता है कौन सा सीक्रेट? फिर वो खड़ा होता है और कहता है जब तोका मुझे बचाने के लिए यामोरी पर अटैक करने के लिए आ रही थी तब तुम बीच में आकर उसे रोकते हो और मुझे लगता है। अभी उसकी बात काट कर आया तो कहता है तुझे कुछ नहीं पता। फिर एकदम से कहानी की आता और खींच कर उसके मुंह पर अपनी कौनी मारता है और उसे कहता है लिसन आई एम टॉकिंग। भाई साहब ऐसे मेरे पापा भी करते हैं जब मैं नहीं सुनता। अब इस एटीट्यूड से आयातो को और गुस्सा आ जाता, लेकिन फिर कानेकी उसे और पेलता है और फिर कहता है तुमने तोका को इसलिए रोका क्योंकि तुम्हें पता था कि यामोरी ने अगर हमला किया होता तो वो उसे खत्म ही कर देता, इसीलिए तुम बीच में आए और तुमने उसे रोका। इसका साफ मतलब है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे एंड दिस इज योर सीक्रेट। और फिर कानेकी उसके एक सर पर किक मार कर उसे उड़ाता है और फिर 5-6 मंजिलें तोड़ते हुए उसे नीचे लिटा देता है। एंड फिर कानेकी कहता है नाउ इट्स टाइम। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हाफ डेथ दूंगा। सो मैंने सोचा है कि बॉडी में ना 206 हड्डियां होती हैं, जो अगर सारी टूट जाए तो कोई भी बंदा मर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी आधी हड्डियां यानी कि 103 हड्डियां तोड़ दी जाए ताकि तुम आधा ही मरो। और फिर वो उसकी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक हड्डियां तोड़ता है और उसे एक दर्दनाक टॉर्चर देता है। और फिर उसकी 103 हड्डियां तोड़ने के बाद वो उसे छोड़ देता है। और ये सब कानेकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कर दिया। और फिर तभी हम देखते हैं कि नोरू वहां आ जाता है और फिर कानेकी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पीछे से तभी एक हाथ आता है और वो था योमो का हाथ और उनके साथ था सुकियामा और ऊटा। योमो कहता है यू हैव डन इनफ, अब तुम रेस्ट करो। तो कानेकी नीचे बैठ जाता है और मन में कह रहा होता है कि नहीं, मुझे अभी और ज्यादा लड़ना है। अब वो तीनों नोरू से लड़ने के लिए जाते हैं। पहले तो सुकियामा जाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आती। फिर पीछे से आकर ऊटा अपने हाथ उसके आर पार कर देता है। एंड देन फिर तभी योमो आता है और अपनी लात से उसका सर उड़ा देता है। उन्हें लग रहा था कि इतना काफी होगा, लेकिन तभी उसका शरीर दोबारा से अपने आप ही जुड़ जाता है। वो सब हैरान हो जाते कि साले इसकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, ये तो लग रहा है जैसे कागुने से ही बना है पूरा। और ये इतना चुपचाप क्यों रहता है, कुछ बोलता क्यों नहीं है। फिर नोरू आयातो को उठाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। योमो कहता है सही है, जाने दो उसे। और फिर वो कानेकी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बाकी बचे हुए आओगरी के सोल्जर्स को सीसीजी के सोल्जर्स मार देते हैं। और अब जब अमोन खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो उसे कानेकी दिखता है। अमोन कहता है ये तो वही बंदा है जो मुझे वहां मिला था। फिर हम देखते हैं ज्यूजो को, जो कि ऊपर छत पर बैठी हुई थी और वो भी कानेकी को देख रही थी और कहती है अरे इस बंदे को तो मैंने कहीं देखा हुआ है। अच्छा हाँ, मैंने इसका ही तो पर्स मारा था। कहीं वो पीछे देखती है तो वहां नोरू आ गया था यामोरी की बॉडी को लेने के लिए। वो कहती है ये तो मर चुका है और हाँ ये अब मेरा है। अब वो मर चुका था तो नोरू वहां से चुपचाप चला आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनोहारा और इवाओ अपने क्विंकीज की पूरी पावर्स खोल देते हैं, लेकिन जो शिनोहारा का क्विंकी था वो अनकंट्रोल हो जाता है और उसकी बॉडी पर चढ़कर उसको ही खाने लगता है फ्यूल के लिए। लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से आउल पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। अब शिनोहारा की हालत और खराब होने लगती है। आउल कहता है देयर इज नो रीजन फॉर मी टू टेक अनदर्स लाइफ और वो फिर वहां से चला जाता है। फिर वो लोग जैसे तैसे शिनोहारा का वहां से सूट निकलवाते हैं और यहाँ ये जो वॉर हुई थी वो अब खत्म हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर गूल्स को उन्होंने मार ही दिया था और जो बचे हुए थे वो वहां से भाग गए थे। अब मारुते को मेन ऑफिस से आता है आरिमा का कॉल और फिर वो बताता है उसे कि मैंने यहाँ सब संभाल लिया और हम जीत गए हैं। आरिमा भी उसे शाबाशी देता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर सारे आओगरी के बंदे खड़े हुए थे और उनके साथ था तातरा और एक बंदा जिसके पूरे बॉडी पर पट्टी बंधी हुई थी। तातरा कहता है कितने बेवकूफ है ये इंसान, इन्हें लग रहा है ये जीत गए, लेकिन जो हमें अचीव करना था वो हमने कर लिया। क्यों सही कहा है ना। ये तो कहता है वैसे हमारे कितने सोल्जर्स मारे गए। वो कहता है कम से कम 200। वो कहता है
बस आगे ध्यान रखना कि उनके भी इतने आदमी मारे जाए। पर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ कानेकी और बाकी सब पहुंच गए थे। तभी तो कानेकी को देखती है और कहती है हमें तुम्हारे बालों का कुछ करना होगा, ऐसे तुम कॉफी नहीं बना सकते। तभी उसकी तरफ देखकर कानेकी स्माइल करता है और कहता है सॉरी बट मैं तुम सबके साथ वापस नहीं आ रहा हूँ। मुझे एक काम करना है और मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी बेंजो कहता है तो इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो कानेकी, मैं एक शील्ड बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कानेकी कहता है थैंक यू बेंजो। अब सुकियामा कहता है अगर कानेकी जा रहा है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। अगर बेंजो तुम्हारी शील्ड है तो मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा। कानेकी कहता है आई अप्रिशिएट योर हेल्प, लेकिन अगर तुमने कुछ आनाकानी की तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। अब कानेकी का ये सीरियस हार्डकोर अवतार देखकर सुकियामा को और मजा आ जाता है और वो कहता है बहुत अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं मार पाया, वरना मैं ये अवतार कैसे देख पाता तुम्हारा। अब तो और ज्यादा अफेक्शन बढ़ गया है मेरा। अब तोका भी उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन तभी कानेकी उससे कहता है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, पेपर आने वाले हैं ना, तुम्हें एक अच्छे कॉलेज जाना है, फिक्र मत करो, बीच बीच में मैं आया करूंगा कैफे में कभी कॉफी पीने के लिए। अब तोका ये सुनकर वहां से चली जाती है। तभी निशोया वहां से जाते हुए कहता है ठीक है जो भी तुम्हें करना हो बस मरना मत। अब कानी के ऊपर आसमान में देखता है और कहता है ये चांद देखकर मुझे उस इन्वेस्टिगेटर की याद आती है। उसने कहा था इट इज यू मॉन्स्टर who is destroying this world, but I think if the world is wrong, तो जो चीजें इसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं वो सारी लिविंग थिंग्स हैं जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि गूल्स ही नहीं बल्कि इंसान भी इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। तो तुम्हें दिखेगा वो कि कितनी सारी चीजें एनिमे में काटी थी। और मांगा को देख रहे हो कितना ज्यादा बेहतर है भाई मांगा। पता नहीं यार उन्हें क्या जल्दी मची हुई थी कि सब कुछ काटे जा रहे थे। तो देखो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले कि यार टोक्यो गूल मांगा कितनी बेहतर है। और हाँ अगर तुमने अच्छे से शेयर वगैरह करा तो अगला पार्ट मैं और ज्यादा लंबा बनाने वाला हूँ। बाकी कमेंट करके बताना तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा, क्या मैंने सही समझाया कि नहीं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो